Morning everyone, class 12, subject political science, world politics, chapter number 2, end of bipolarity, and the topics are, first topic is why USSR declined, second topic is result of the declining USSR, and the third topic is shock therapy after the communist rule. So firstly we will start from the first topic, that is why USSR declining. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि गोरबाचेव के बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी यूएसएसआर, इट मीन द सेकंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, 1991 में फाइनली डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई यूएसएसआर डिक्लाइनिंग फाइनली इन 1991। सो इन द आंसर देयर आर 6 मेन रीजन by which we can say that USSR finally declining. So the first reason is economic and political disturbance. Yes students, this was the first and main reason for the declining of the USSR. Actually जब हमने एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था तो ये भी जाना था कि जो यूएसएसआर था वो अपने पर्सनल फोकस के बजाय अदर कंट्रीज की इकोनॉमी पर फोकस ज़्यादा करता था, एटॉमिक पावर खरीदना ज़्यादा पसंद करता था, अदर कंट्रीज को हम फाइनेंशियली कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस चीज़ पर उसका फोकस रहता था। रिजल्ट क्या निकल के आया, इसके खुद की जो फाइनेंशियल मेंटेनेंस था वो धीरे धीरे डल होना शुरू होता चला गया। सेकंड है आपका, इसी टॉपिक का सेकंड है पॉलिटिकल। यूएसएसआर में पब्लिक के पास अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी। अब अगर पब्लिक कुछ कहना भी चाहती है गवर्नमेंट्स के लिए तो वो नहीं कह सकते थे। तो ये मेन रीज़न था, फर्स्ट रीज़न था यूएसएसआर के डिक्लाइन होने का। सेकंड रीज़न था लैक ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूएसएसआर अपने बजट का एक बिग पार्ट एटॉमिक पावर को परचेज करने में या अदर कंट्रीज पर फोकस करने में लगा देता था। रिजल्ट क्या हुआ, ये अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाया। डे पर डे प्रोडक्शन कम होता चला गया और जनरली सी बात है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, वहाँ पब्लिक स्टे करना जरूरी नहीं समझती। इट मीन वो धीरे 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 वहाँ से मूव होना शुरू कर देती है। थर्ड रीजन यूएसएसआर के डिक्लाइन होने का था इंफॉर्मेशन रिलेटेड यूएसए। अब तक यूएसएसआर की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनको केवल यही बताया गया था या फिर कहिए कि उन्हें मिसगाइड किया जाता था ये कहकर कि द लाइफ ऑफ द यूएसएसआर इज द बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड। There is no second superpower that provide the best life to their citizens at that time. लेकिन 1989 में जब यूएसएसआर की पब्लिक को पता चला कि यूएसए के सिटीजन्स की लाइफ इज द बेस्ट देन द कंपेयर ऑफ यूएसएसआर सिटीजन्स लाइफ, तो उन्होंने वहां से टर्न करने के बारे में अपना मन पक्का कर लिया। यूएसए के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ने लगी और उन्हें ये पता चल गया कि वहाँ अपने सिटीजन्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट, ज़्यादा राइट दिया जाता है। तो वो मेंटली श्योर हो गए कि अब हमें वी हैव टू मूव फ्रॉम द यूएसएसआर, हमें सोवियत संघ से मूव करना ही करना है। फोर्थ रीजन था फोकस ऑन अदर कंट्रीज। हमने एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। वियतनाम में यूएसएसआर यूएसए दोनों के बीच में फाइट हुई, अफगानिस्तान में हुई, कोरिया में हुई, बर्लिन में हुई। कोइंसिडेंटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, या तो विदाउट एनी सोल्यूशन के बात खत्म हो गई थी या फिर यूएसएसआर की डिफीट के साथ वहां लड़ाई खत्म हुई थी। लेकिन फिर भी यूएसएसआर ने अदर कंट्रीज में इंटरफियर करना नहीं छोड़ा। रिजल्ट, उसका जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर था वो हद से ज्यादा ध्वस्त हो गया, हद से ज्यादा टूटने लगा, डल हो गया, डाउन हो गया। फिफ्थ आता है वन पॉलिटिकल पार्टी। बेटा, वेन एवर वी रन टू अ पर्टिकुलर कंट्री देन देयर शुड बी टू प्रोसीजर। पहला, या तो देयर शुड बी सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए ताकि सिटीजन्स के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी गवर्नमेंट को चेंज करने का ऑप्शन हो, या फिर
जो वन पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अपने सिटीजन्स की विशेस को फुलफिल कर सके, उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो लास्ट 50 to 60 ईयर हमारे पास दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसीज थी उनसे हम टोटली सेटिस्फाइड थे। एज ए रिजल्ट हमने उसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। और लास्ट 10 ईयर से देखें तो जो बीजेपी जो प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है वो पब्लिक की, सिटीजन्स की नीड्स को फुलफिल कर रही है। दैट्स वाई हम नहीं सोचते हैं कि अब हमें इसे चेंज करना चाहिए। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो भी सिटीजन्स की विशेस को, नीड्स को फुलफिल करने में सक्सेस नहीं थी, कैपेबल नहीं थी। So that was the fifth main reason for the declining of the USSR. Now we come on the second last reason which was responsible for the declining of the USSR. That was promise not fulfilled. पब्लिक से यूएसएसआर के जो सिटीजन्स थे उनसे बहुत सारे प्रॉमिस कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू या मिखाइल गोर्बाचेव के थ्रू किए गए थे, लेकिन वो टाइम पे फुलफिल नहीं हुए। अगर कुछ हद तक फुलफिल करने की कोशिश भी की गई थी तो वो विशेस ज़्यादा थी और जो प्रोसेसिंग ऑफ द फुलफिलनेस था वो टू मच स्लो था। सो दैट्स were the 6 main reason that was responsible for the declining of the USSR. Now we come on the second topic that is, बेटा सेकंड टॉपिक पर जाने से पहले यहाँ एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, और हो सकता है बच्चे जब डीपली इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो इस क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचेंगे। यहाँ इस पेज के लास्ट में आपको एक वर्ड दिया गया है वॉल्टिक रिपब्लिक। तो जनरली सी बात है आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉल्टिक रिपब्लिक। बेटा जैसे यूएसए ने नॉर्थ में जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाया था उसको नाम दिया था नाटो, साउथ और ईस्ट में जो बनाया उसे नाम दिया सीटो, उसके बाद सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ में जो बनाया उसे नाम दिया सेंटो, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज ने मिलकर जो ग्रुप सेटअप किया उसको नाम दिया नाम, नॉन अलाइज मूवमेंट। सेम वे देयर आर 3 कंट्रीज, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इन 3 कंट्रीज के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं दैट इज वॉल्टिक रिपब्लिक। क्लियर हुआ? नाउ वी कम टू आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग यूएसएसआर। जब यूएसएसआर वर्ल्ड की सेकेंड मेन पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। सो देयर आर 6 रीजन, ठीक है, या दैट देयर आर 6 रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द यूएसएसआर इन विच फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड वर्ड। अब आप कहोगे सेकेंड वर्ड व्हाट इज द मीनिंग? जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट वर्ड, उन्हें पहली दुनिया बोला जाता है। जो यूएसएसआर के सुपरविजन में थे या जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेकंड वर्ड, दूसरी दुनिया। और जो रेस्ट कंट्रीज हैं या जो नाम में इंक्लूड थे उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थर्ड वर्ड। इंडिया को थर्ड वर्ड कहा जाता है, तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो जब सेकंड मेन पावर खत्म हुई तो एंड किसका हुआ? ऑब्वियसली सेकंड वर्ड का एंड हो गया। सेकंड रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द यूएसएसआर इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। बेटा कोल्ड वॉर 2 सुपर पावर के बीच में लड़ा जा रहा था, यूएसए और यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ 1991 में तो ऑटोमेटिकली कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। थर्ड जो रिजल्ट आया वो था एंड ऑफ पावर रेस। दोनों ही सुपर पावर ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक पावर को स्टोर करने की रेस में लगी हुई थी। दोनों का टारगेट यही रहता था, अपनी नीड्स को फुलफिल करें या ना करें, अपनी पब्लिक के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें या ना करें। एटॉमिक पावर हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ ये रेस खत्म हो गई। अब अकेला यूएसए है, जितना एटॉमिक पावर उसके पास है सफिशिएंट है तो ठीक है, बढ़ाना चाहता तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। फोर्थ पॉइंट आता है वर्ड बिकेम यूनिपोल। बेटा जब यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ
then there are two options in front of the world. First, world became unipolar. सेकेंड ऑप्शन ये था कि देयर आर सो मैनी कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल एंड वर्ल्ड बिकेम मल्टीपोलर. या तो जितनी भी पावर है वो यूएसए को ट्रांसफर हो जाएगी और वर्ल्ड यूनिपोलर, इट मीन एक ध्रुवीय हो जाएगा, या फिर बहुत सारे नए कंट्रीज अराइज हो जाएंगे और वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय हो जाएगा. बट व्हाट वाज द क्लाइमेक्स? पूरी पावर यूएसए के हाथों में ट्रांसफर हो गई और वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया. और टिल डेट, आज तक वर्ल्ड यूनिपोलर भी है. हम ये नहीं कह रहे कि देयर आर नो पावरफुल कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल. देयर आर सो मेनी कंट्रीज सच एज ब्रिक्स. ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजराइल है. इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो पावरफुल हैं, लेकिन जो वर्ड हमने यूज किया था मेन पावर, वो केवल यूएसए ही है. क्लियर हुआ? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड ऑफ डोमिनेंस. एरानास ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था. दोनों ही सुपर पावर अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कंट्रीज को अपने सुपरविजन में लेने के लिए लड़ती थी. वो डोमिनेंस वाली जो रेस थी वो भी एंड हो गई. एंड द सिक्स लास्ट रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द यूएसएसआर इज एन अराइज ऑफ न्यू कंट्रीज. बहुत सारे नए कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर अराइज हो गए. तो ये था आपका सेकंड टॉपिक. इसके बाद में दुनिया गोल है. यूएसएसआर खत्म हो गया, उसके 6 रिजल्ट भी हमारे सामने आ गए. एक छोटी सी चीज और हमें देखने को मिली, जो कंट्रीज अब तक एक ग्रुप में कन्वर्ट थे वो अब अलग अलग हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे. तो दुनिया गोल है, फिर से उनके सामने वही प्रॉब्लम कि हम अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे. अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये फिर से रूस के सुपरविजन में चले जाएं या यूएसए के सुपरविजन में चले जाएं. लेकिन इस बार वो मजबूर नहीं थे, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं थी. कुछ कंट्रीज रूस के साथ गए और कुछ कंट्रीज ने अपने आप को नाटो के सुपरविजन में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज इंक्लूड थे उनके सुपरविजन में डाल दिया. लेकिन इनडायरेक्ट वे में इन सभी कंट्रीज को वेस्टर्न मार्केट से या वेस्टर्न कंट्रीज से कनेक्ट कर दिया गया था. और जब कोई भी कंट्री न्यूअली इंडिपेंडेंटली वेस्टर्न कंट्रीज से कनेक्ट होता है तो यूएसए या यूएनओ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि वी डेवलप टू द पर्टिकुलर कंट्री. सेम वे ये जो कंट्रीज आए थे इनको भी डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यूएनओ की आ जाती है. तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इट मीन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इन कंट्रीज को रीस्टैंड करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसको नाम दिया गया शॉक थेरेपी. दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, शॉक थेरेपी आफ्टर द कम्युनिस्ट रूल. कम्युनिस्ट रूल का मतलब था यूएसएसआर जो अब डिक्लाइन हो चुका था. उसके बाद इन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने शॉक थेरेपी को अप्लाई किया. अब जाहिर सी बात है फिर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वाज शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी को इन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए मेडअप किया गया था. देयर आर 3 पॉइंट इंक्लूडेड इन द शॉक थेरेपी. इसका जो वर्किंग बेस है, तो शॉक थेरेपी के अकॉर्डिंग पहला जो चीज होगी वो ये होगी कि गवर्नमेंट के सुपरविजन में अब तक जितनी भी इंडस्ट्रीज रन अप हो रही थी उन सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सेकंड पॉइंट ऑफ द शॉक थेरेपी, गवर्नमेंट के सुपरविजन में अब तक जितनी भी कल्टीवेटिव लैंड या प्रोडक्टिव लैंड आती थी उसको प्राइवेट ओनर्स को सेल कर दिया जाएगा. थर्ड, अब तक कल्टीवेटिव लैंड पर कॉमर्शियल और ईटिंग रेस दोनों को ही प्रोडक्ट किया जाता था. बट नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप्स. जब कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम ओपन ट्रेड को अप्लाई करेंगे, अदर कंट्रीज में सेल करना शुरू कर देंगे. सो दीज वर द 3 मेन पॉइंट ऑफ द शॉक थेरेपी जिसके बेस पर अब इन कंट्रीज को डेवलप करना.